बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कृषि मानव सभ्यता में शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है और आज के समाज में जहाँ ऑक्यूपेशनल चॉइसेस समय के अनुसार बदल चुकी हैं, वहीं वैदिक या प्राचीन काल में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय रहता था और बहुत सम्मानित था। तो आज का हमारा जो विषय है वह कृषि से ही संबंध रखता है। उत्पादन में जीवाणु खाद का क्या महत्व है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कृषि में किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर राजेश कौशल को। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश कौशल प्रधान वैज्ञानिक है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉर्थ। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप कृषि का जो एक संक्षिप्त इतिहास है, इंट्रोडक्शन जो है कि प्राचीन काल में या पुराने समय में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी रहती थी और आज के समय में कितनी बदल चुकी हैं, एक कंपैरेटिव इनका जो परिवेश है वो थोड़ा विस्तृत कीजिए। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज जो थे वो जैविक कृषि करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो रासायनिक कृषि की तरफ को परिवर्तित हुए और रासायनिक कृषि में कृषि रसायनों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उर्वरकों का बहुत उपयोग होने लगा। फिर हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का युग आया। उस हरित क्रांति में 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया गया, जो था इरिगेशन, हाइब्रिड सीड और केमिकल इनपुट्स। तो इन तीनों के बेस पे हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को तो बहुत आगे तक हम ले गए हैं। और मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि केमिकल इनपुट्स की वजह से हमारे कृषि उत्पाद में लगभग 50 से 60% की इंक्रीज भी आई है। पर मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हमने केमिकल इनपुट्स का ओवर यूज़ करके अपने पर्यावरण को और अपनी मृदा को इतना ख़राब कर लिया है कि अब आने वाले टाइम में हमें फिर से जैविक पद्धति, जैविक खेती, जो कि एक आदर्श उत्पादन प्रबंधन प्रक्रिया थी हमारे बुजुर्गों के टाइम, उसी की तरफ हमें दोबारा अब अग्रसर होना पड़ेगा। और उस खेती के लिए 3 या 4 जो मुख्य घटक हैं उनके, जैसे कि किसान खाद, केंचुआ खाद, आपका बायो फर्टिलाइजर्स, जीवाणु खाद, जिसके ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक आज हमें दिया गया है, उसके ऊपर हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर हमें दोबारा जाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी मृदा की सॉइल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं तथा पर्यावरण का संरक्षण जो है उस जैविक कृषि की पद्धति के द्वारा दोबारा हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जब समय था तो काफ़ी जो मॉडर्न टेक्निक्स थी अपनाई गई थी और अब एक चेतना भी किसानों में आ चुकी है कि कुछ टेक्निक्स प्रोबेबली बहुत सॉइल फ्रेंडली या फार्मर फ्रेंडली नहीं रही थी। हालांकि उत्पादन बढ़ा था लेकिन डैमेजेस ज़्यादा भारी पड़े। लेकिन अब अगर ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितनी तरक्की हम देखते हैं इंडिया में इस विभाग में की गई है। जैसे पंजाब में ये प्रॉब्लम बहुत व्यापक हो चुकी है, धीरे धीरे पहाड़ों में भी लोग केमिकल्स काफ़ी व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितनी अवेयरनेस जो लोगों में अब आ चुकी है वो इसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब किसानों का भी रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों की तरफ से रुख जो है वो बदल रहा है और किसान भी अब अंतरात्मा से अब चाह रहा है कि मुझे इस कृषि रसायन और उर्वरकों की जगह कोई दूसरा ऐसा अल्टरनेट मिले जिससे कि मैं अपने खेत की मिट्टी को भी बचाए रखूं और अपनी उपज को भी बराबर या उससे ज़्यादा ले जाने की कोशिश में हमारा किसान और बागवान भाई जो है वो उस तरफ जागृत हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पूर्व जो राज्यपाल जी थे उनके शासन के दौरान नेचुरल फार्मिंग का एक
डंका बजा था, जिससे आज हमारे किसान प्रदेश के बहुत सारे किसान उससे जुड़ रहे हैं और उस खेती को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी दर्शकों को हम ये बता दें कि ये कार्यक्रम कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और यदि आप डॉक्टर साहब से इस वक्त कोई भी प्रश्न कृषि संबंधी या विशेषतर जीवाणु खाद संबंधी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल करके अभी अपनी क्वेरीज जान सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स हैं 017728000177, 017728000178। तो यदि आप कोई भी संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 017728000177 और 28000178 पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जीवाणु खाद सरल शब्दों में बायो फर्टिलाइजर जो होता है, होता क्या है, इससे दर्शकों को आप किस तरह से समझाएंगे? किसान भाइयों, मिट्टी जीवंत अंश है। मिट्टी को संजीव बनाने वाले सूक्ष्म जीव असंख्य हैं। अगर मैं आपको एक बताऊं तो जितनी मेरे इस हाथ में मिट्टी आती है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की इतनी संख्या है जितनी पूरे विश्व में आदमियों की जनसंख्या नहीं है। उनमें से जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनको हम अपनी प्रयोगशाला में एक स्पेसिफिक भोजन दे करके, जिसको हम एक स्पेसिफिक मीडियम बोलते हैं, उस पे ग्रो करके उनको आप तक पैकेट के रूप में या तरल के रूप में आप तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण कम से कम 25 से 30% केमिकल फर्टिलाइजर्स की बचत होती है और आपकी 25 से लेकर के 40% तक की उपज में भी बढ़ोतरी होती है, तथा इससे ऊपर ये आपकी मिट्टी की हेल्थ को तथा पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हम इन दो बायो फर्टिलाइजर्स को या तो कैरियर बेस्ड कल्चर, जिसको जो काला पाउडर के रूप में आप देख रहे हैं, या आप दूसरा देखेंगे कि तरल के रूप में हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जो कि किसान भाई अपने खेतों में उसका उपयोग करके जो मैंने इनकी गुणवत्ता और उनका जो लाभ बताए उनको अपने खेतों में हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉपुलर तो हैं ही आज की डेट में जी, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे दर्शकों को दीजिए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं किसान के लिए, फसल के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। लॉन्ग टर्म केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या डैमेजेस होते हैं सॉइल क्वालिटी पर, ये सब थोड़ा दर्शकों को एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हाँ, आप किसान भाइयों, जैसे आप यूरिया खाद आप अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने 100 किलो यूरिया खाद अपने खेत में डाली तो उसमें से पौधा कितना खाता है? तो मैं आपको विज्ञान की दृष्टि से बताता हूँ कि सिर्फ 30 किलो यूरिया ही पौधे खाते हैं, 70 किलो यूरिया बर्बाद जाती है। चाहे वो वायुमंडल में उड़ जाती है, पानी के साथ घुल के हमारे जो ज़मीन के अंदर पानी है उसमें जा कर के मिल जाती है, या तो सिर्फ आपके 30 किलो 70 किलो आपकी बर्बाद जाती है। अगर आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो आप इनसे लगभग अपने पौधे को जितना नाइट्रोजन जैसे चाहिए तो उसका 90 से 95% तक जो है वो खाद की मात्रा जो है उसकी पूर्ति आप बायो फर्टिलाइजर्स के सिर्फ 200 से 250 ग्राम के पैकेट से कर सकते हैं, या 1 लीटर लिक्विड बायो फर्टिलाइजर से आप उतनी नाइट्रोजन जो है अपने पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन का, इसके बाद फास्फोरस की बात करें तो सिर्फ 15 से 20% फास्फोरस की खाद पौधा उस साल में अपने लिए यूज़ में लेता है। बाकी की जो मात्रा है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है, जो कि पौधा उसको नहीं खा पाता है और उसको
फिर दोबारा घुलनशील अवस्था में बनाने के लिए ये सूक्ष्म जीव, ये बायो फर्टिलाइज़र ही दोबारा काम में आते हैं और वो उनको दोबारा फिक्स फॉर्म से घुलनशील फॉर्म में लाते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। रही बात पर्यावरण की, तो केमिकल फर्टिलाइज़र से पर्यावरण दूषित हो रहा है। हमारे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में बीमारियां बढ़ रही हैं। बायो फर्टिलाइज़र से ये कोई भी जो दूषित परिणाम हैं इसके, वो नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र जो मार्केट में उपलब्ध हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं, उनका अपने खेतों में विभिन्न फसलों में उनका उपयोग करें और अपनी सॉइल की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ, अपने मवेशियों की हेल्थ तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए किसान जो होता है वो खेती दो पर्सपेक्टिव्स में करता है, दो पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, या तो कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकता है या अपने इस्तेमाल के लिए कर सकता है। तो इन दो परिस्थितियों में क्या अंतर होता है जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं? क्या किसान एक अलग मानसिकता से यूज़ करता है इसमें फर्टिलाइजर्स? देखिए, किसान के मन में एक रहता है कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल इनपुट्स डाल करके ज़्यादा उपज लूँ और उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। पर मैं यहाँ पे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं, इसके सारे घटकों को भरपूर तरीके से अपने खेत में उपयोग में लाते हैं, तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो लगभग 1/4 रह जाती है। यानी कि जहां आप केमिकल फर्टिलाइजेशन में और केमिकल फार्मिंग में 100 रुपये खर्चा करते थे, वहां आपका खर्चा सिर्फ 25 रुपये रह जाएगा। तो यानी कि इनपुट कॉस्ट आप बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो इनपुट्स को यूज़ में ला करके कम कर सकते हैं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहीं के वहीं रहेगी। बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज आप मार्केट में जाते हैं तो एक छोटे बच्चे से एक बुज़ुर्ग तक पहले सारे मार्केट में जाकर के पूछते हैं कि जैविक उत्पाद उपलब्ध है क्या। तो अगर आप जैविक उत्पाद हर मार्केट में उपलब्ध कराते हैं तो आपको उसका प्रीमियम प्राइस मिलने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है और वो उतना ज़्यादा प्रीमियम प्राइस उसमें ले सकता है अगर वो पूरा साल उस प्रोडक्ट को अपने मार्केट में किसानों कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध कराता रहता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे नॉन यूनिवर्सिटी ने बायो फर्टिलाइजर्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है कुछ चीज़ों में, तो मैं चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आपकी तरक्की है या काम है, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। तो किसान भाइयों और बागवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में सूक्ष्म जीव प्रयोगशाला के तहत आज तक हमने 3 बायो फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमारे प्रदेश के मिट्टी, जलवायु तथा फसलों के हिसाब से महत्वपूर्ण थी, अपने किसानों तक उपलब्ध कराई हैं। जिनमें पहली तकनीक है जो मटर की फसल के लिए है, जिसमें हम राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके अपने खेत में लगभग 25 से 30% अधिक उपज ले सकते हैं और लगभग 40% तक केमिकल इनपुट्स को कम कर सकते हैं। और दूसरी तकनीक हमारी गोभी वर्गीय फसलों के लिए है, जिसमें हमने 30 से 35% तक की उपज में वृद्धि पाई है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स को लगभग 40% तक कम किया है। और तीसरी तकनीक हमारी जो है वो एप्पल के लिए है, जिसको हम किसान भाई 1 लीटर हमारा जो घोल है, जीवाणु का जो घोल है, उसको मार्च के महीने में अगर अपने पौधे में ड्रेंच करता है तो उसकी उपज तथा सेब की गुणवत्ता के साथ साथ ज़मीन में पाए जाने वाले फफूंदों, पर्टिकुलरली वाइट रूट रॉट, सफ़ेद जड़ सड़न रोग से
आप उससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पौधे की जो वृद्धि है वो इतनी ज़्यादा है कि 3 साल का जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला पौधा है वो हमारा 1 साल का पौधा जिसमें हमने जीवाणु खाद दी है उसके हाइट और उसका जो आकार है वो 3 साल वाले पौधे के बराबर का है। आप अपने खेतों में इसको, अपने बाग में इसको, अपने ऑर्चर्ड में इसको उपयोग करके देखें, तब आपको इसका पता लगेगा। ये 3 तकनीक, इनमें से मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी 2 तकनीक जो हैं वो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दिल्ली द्वारा भी अनुमोदित की गई हैं। तो ये हमारे प्रदेश के लिए और हमारी लैब के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। जी डॉक्टर साहब, एक मानसिकता है किसानों में कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए बिना उनकी उत्पादन इतना अच्छा नहीं रहेगा या व्यावसायिक तौर पर उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। जबकि जैसा आप बता रहे हैं कि अब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं बायो फर्टिलाइजर्स में, जैविक खाद में, तो आई एम श्योर कि इस धारणा को नकारा जा सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे किसान और बागवान भाई हैं इनको पहले तो ये मानसिकता से कैसे ओवरकम करें और उनको डिस्करेज करें केमिकल यूज़ करने से और बायो फर्टिलाइजर यूज़ करने से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और दूसरा, यदि कोई किसान भाई है वो घर पर ही किसी टाइप का बायो फर्टिलाइज़र किसी घर में उपलब्ध चीज़ जैसे गोबर है, गोमूत्र है या अन्य कोई ऐसी लस्सी वगैरह है, इनसे कुछ बनाना चाहते हैं, नीम की पत्तियां हैं या कुछ अन्य ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप से ही जैविक खाद बना सकते हैं, ये थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैं यहाँ पे 2 चीज़ों को थोड़ा अलग करना चाहता हूँ कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनके लिए अगर कोई किसान भाई अगर आगे आना चाहता है, इसको कमर्शियल लेवल पे अगर इसको बनाना चाहता है, तो उसको जो बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो मदर कल्चर है, जो जीवाणु बेसिक है, उसको हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उसको हम इसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। पर इसके लिए उसको एक छोटी सी एक लेबोरेटरी और एक छोटा सा एक उत्पाद कारखाना के रूप में उसको लगाना पड़ेगा, तभी वो बायो फर्टिलाइज़र बना सकता है। पर जहाँ तक दूसरी चीज़ आपने गोबर और गौमूत्र की बताई, तो उससे किसान भाई अपने घर में बैठे ही जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, इस तरह के उत्पाद अपने घर बैठे बना सकते हैं। और इनके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे विश्वविद्यालय में हमारे फ़ोन नंबरों से तथा वहाँ पर्सनली आकर के इनको सीख सकते हैं और हम उनको सिखाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अलग-अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमारे KVKs हैं, एग्रीकल्चर स्टेशंस हैं, वहाँ जाकर के भी वो इनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, या वो हमारे से डायरेक्ट भी इनके बारे में मेरे फ़ोन नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। आप, मेरा फ़ोन नंबर जो है वो है 9418197516 9418197516। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कौशल है। आप मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं, हमारे विभागाध्यक्ष से जानकारी ले सकते हैं, हमारे एक्सटेंशन के डायरेक्टरेट से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे उस माध्यम से आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। हम आपको बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में तथा दूसरे जो भी बायो प्रोडक्ट आप अपने घर में बना सकते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हम कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, जिससे पूरा पर्यावरण, परिवेश, इकोलॉजी, पृथ्वी, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। जी। कृषि के लिए एक समय था जब बेइंतहा पेड़ काटे गए, फॉरेस्ट लैंड्स क्लियर की गई ताकि कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। उत्पादन भी बढ़ा और हमारी खाद्य सामग्री भी बढ़ी, पॉपुलेशन वॉज वेल फेड। मैं आपसे एक जुडिशियस ओपिनियन आपका चाहूँगी कि कितनी उत्पादन आवश्यक होती है एक पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, और कितना अनावश्यक जो हम इकोलॉजी को डैमेज करते हैं कृषि के नाम पर,
ये कितना हम रोक सकते थे या आगे के लिए हम इसमें क्या एहतियात बरत सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज की इस परिवेश में आज हम 300 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन फूड ग्रेन की ले रहे हैं जी। पर अगर इसमें देखें तो जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो हमारे 25% से लेके 30% और किताबों के हिसाब से कई बार तो 40% लोगों ने इनको क्लेम किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करें तो हमारे को फूड ग्रेन की क्षमता जो उत्पादन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि उसका संरक्षण करने की प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है, जिससे कि हम सॉइल हेल्थ और पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो टोटल, जिसे हम कहते हैं ना, टोटल हेल्थ है या परिवेश वो हम सबको प्रभावित करती ही है। तो जितना ज़रूरी कृषि है उतने ही ज़रूरी वन भी है फॉर मेनी अदर रीजंस। जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप दर्शकों को कृषि में आधुनिकता और ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो तरीके होते हैं इसमें सामंजस्य कैसे बनाकर वो चलें, इस पर थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को सचेत कीजिए। मैं अपने किसान बागवान भाइयों को ये अनुरोध करूँगा कि हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप्स के लिए आप जैविक कृषि, नेचुरल फार्मिंग की तरफ अग्रसर हों, जिससे कि हमारी हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। और कुछ फसलों में अगर आपने अभी केमिकल फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जब आपको एक आदत बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करने की पड़ जाएगी तो आप अपने आप ही केमिकल्स को त्याग देंगे और आप जैविक खेती की तरफ को अग्रसर हो जाएंगे। जी, जैविक खेती का जो महत्व है वो हमने अपने दर्शकों को आज बताने का एक छोटा सा प्रयास किया। और किसान भाइयों और बागबानों, ये हम सब के लिए समझना ज़रूरी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत सेंसिटिव ग्रह है। हमारी थोड़ी सी भी केमिकल्स इत्यादि जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे जो वायुमंडल में जो प्रभाव पड़ता है, जैसे हम देख रहे हैं आजकल जंगल कम हो गए हैं, तो इससे पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और हमारे डिफरेंट जो नेचुरल साइकिल्स हैं, चाहे वो वाटर साइकिल हो या हमारे सी और लैंड करंट्स हो, ये कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित अवश्य होते हैं। तो हमें अपनी तरफ से छोटा बड़ा जैसा भी बने प्रयास करना चाहिए कि हम हर तरह के इकोलॉजिकल डैमेज को प्रिवेंट करें। और आज के इस कार्यक्रम में हमने यही प्रयत्न किया है कि हम दर्शकों को ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जो वो अपनी उपज है वो मेंटेन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दें, और साथ ही साथ इकोलॉजी को किस तरह से वो मेंटेन करने में या डैमेजेस कम करने में अपना योगदान दें, इसके बारे में हमने बताया। और इसमें हमारा सहयोग दिया डॉक्टर राजेश कौशल ने। डॉक्टर साहब ने हमें अपना नंबर भी दिया है, यदि आप कोई भी जानकारी उनसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस संपर्क सूत्र पे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करके कृषि संबंधी या बायो फर्टिलाइजर संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और आपने कार्यक्रम में कृषि संबंधी ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अंत में मैं जाते जाते आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप दर्शकों को एक कोई छोटा सा संदेश दें कि कृषि जैसे पहले लोग अपने लिए करते थे, अब व्यावसायिक तौर पर भी होती है, और जैसे आपने बताया कि पोस्ट प्रोडक्शन डैमेजेस भी काफ़ी हो गए हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है कृषि के बारे में वो कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ा कुछ ऐसा दर्शकों को बताइए जिससे एक बैलेंस तरह की हम खेती कर सके, क्योंकि कृषि तो चाहिए ही, फूड सप्लाईज तो जनता को चाहिए ही, तो एक बैलेंस बनाकर हम आगे बढ़ें। किसान भाइयों को मैं अंत में एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। मिट्टी संजीव है, जब तक इसको आप संजीव रखेंगे तब तक इस धरती पर पेड़ पौधे, फसलें और हम हैं। जिस दिन मिट्टी मर गई उस दिन हम किसी का भी इस धरती पर रहना संभव नहीं होगा।